तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों शाम के 4 बजने को आए थे। शायद सारी बकरियों में प्यास की मात्रा जाग उठी थी, तो वो सभी एकदम से चिल्लाने लगी। इतने में मैं समझ गया कि अब इन्हें पानी की जरूरत होगी, लेकिन आज इतनी जल्दी घर जाना भी ठीक नहीं था, क्योंकि गांव में किसी इंसान की मौत हो गई थी और सुबह ही उसे दफनाया गया था। ऐसे में मैंने सोचा कि आज दूसरे रास्ते से होकर घर चला जाता हूँ, क्योंकि कब्रिस्तान के करीब से गुजरने से मुझे बड़ा ही डर लगता था। जैसे ही शाम हुई तो मैं सारी बकरियों को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। हमारे गांव का वो जोहड़ हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर पड़ता था, जिस वजह से बकरियां ले जाने में मुझे काफी दिक्कत होती थी। दूसरे रास्ते पर दूसरे किसानों के घर बने हुए थे और साथ ही में खेतों की फसल भी थी। ऊपर से बारिश के आने की संभावना बनी हुई थी और आसमान में काले बादल कहर मचा रहे थे। और दूसरी तरफ मुझे भी डर था कि कहीं बारिश का आगमन थोड़ा जल्दी ना हो जाए। मैंने अपनी सारी बकरियों को संभाला और उन्हें लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। बीच रास्ते में मुझे अपनी 4 बकरियों का कोई ठिकाना ही नहीं दिखा। जब मैंने उनकी गिनती की तो मुझे पता चला कि ये सच में हमारे ग्रुप से 4 बकरियां गायब हो चुकी हैं। ऊपर से आज मैं अकेला भी था और करीबन 50 जानवरों को एक साथ संभालना इतना आसान कहाँ होता है। पहले तो मैं अपनी बकरियों को ढूंढने के लिए उन्हें आवाज देने लगा, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो मेरा दिमाग खराब हो गया। अगर मैं उन्हें बिना घर ले गया तो आज पापा मेरी तबीयत जरूर बिगाड़ देंगे। यही सोचकर मैंने बाकी बकरियों को तो रास्ते पर ही छोड़ दिया और उन्हें ढूंढने के लिए वापस से जोहड़ की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि मैं जानता था कि जरूर वो यहीं कहीं छूट गए होंगे। और फिर मैं तत्काल उनको ढूंढने के लिए निकल दिया। शाम के करीबन 5:30 बजने को आए थे और ऊपर से ये रास्ता कुछ ज्यादा ही खराब था। मिट्टी का इतना ज्यादा जमावड़ा था कि पैर अंदर तक धंसने लगते। ऊपर से बारिश की संभावना तो थी, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। किसी तरह पड़ते उठते मैं फिर से जोहड़ के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार मुझे उस जोहड़ का बहुत जोरदार सन्नाटा ही नजर आ रहा था। यहाँ तक कि मेरी चप्पल की आवाज भी मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। बाकी का सब कुछ एकदम खामोश था। उस जोहड़ का एक पत्ता भी इधर से उधर ना हिल सके, इतना गहरा सन्नाटा था वहां पर। आज सारे ग्वाले अपने अपने घर जा चुके थे और एक अकेला मैं ही बचा था, जो इतनी देर होने के बाद भी इस सुनसान खंडर भूमि में रुका हुआ था। वैसे इस जोहड़ की आकृति किसी जंगल से कम नहीं थी। घने पेड़ और छोटे गहरे पौधे, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी कि वो क्या था। पर मैं इस जगह पर आता जाता रहता था तो ज्यादा डर लगने की संभावना नहीं थी। मैं बहुत ही नॉर्मल होकर आगे की तरफ बढ़ रहा था, तो इसी बीच मैंने देखा कि मेरे पीछे पीछे कोई कुत्ता या फिर कोई छोटा मोटा जानवर घूम रहा है। मैंने उसे अपने दिमाग से नजरअंदाज कर दिया और फिर से मैं आगे बढ़ा, क्योंकि मुझे इस वक्त अपनी बकरियों की चिंता हो रही थी कि कहीं उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वैसे भी इस जोहड़ के अंदर कुत्तों जैसे जानवरों का कुछ ज्यादा ही आतंक था, और यहाँ पहले भी ऐसा कई बार हुआ था कि एक कुत्ते ने कई सारी बकरियों की जान भी ले ली थी। और अब मैं नहीं चाहता था कि दोबारा कुछ ऐसा ही हो, इसलिए मैं बहुत ही आराम के साथ उस जोहड़ का एक राउंड मारने लगा। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि मुझे अपनी बकरियों का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। मुझे लगा कि अब इतनी रात को यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मैं फिर से रास्ता पकड़कर अपने घर की तरफ से निकलने ही वाला था कि अचानक से एक बकरी की आवाज आई। आवाज कुछ इस तरह की थी मानो किसी छोटे मोटे बकरी के बच्चे को दर्दनाक मौत मिल रही हो। मुझे लगा कि जिसका मुझे डर था वही हो रहा है, तो मैं तेज गति से भागा और उस तरफ गया, लेकिन मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल जहां से ये आवाज आ रही थी वहां पर दूर दूर तक मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, बस जोरदार पसरा हुआ सन्नाटा ही था। इसी बीच कब मैं छोटे से जंगल की दूसरी छोर पर पहुंच गया मुझे इस बात का पता ही नहीं चला। दरअसल यहाँ से एक दूसरे गांव की शुरुआत होती थी जो करीब 1 किलोमीटर आगे था, लेकिन मेरी आंखें उस गांव से रूबरू नहीं थी। इस समय मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया था मैं उसी काम में वापस से जुट गया।
यानी कि मैं अपनी बकरियों को ढूंढने लगा। कुछ देर के बाद पूरे तरीके से थक हार कर मैं नीचे बैठ गया, क्योंकि अब उनको ढूंढना मेरे बस में नहीं था और उस समय मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल था। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, मगर शायद वो मोबाइल मेरे पापा का था और भूल से उस दिन मेरी जेब में आ गया था। जब वो फोन बजा तो मैंने फोन उठा लिया। तब सामने से मेरे पापा ही थे। पापा ने एक हल्के से स्वर में कहा, अरे बेटा, कहाँ पर हो तुम? घर पर सारे जानवर तो आ गए हैं, लेकिन तुम अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? तो मैंने पापा को बताया कि मैं उस झोड़ के दूसरी तरफ पहुंच गया हूं। जब पापा ने मेरे मुंह से ये बात सुनी तो वो मेरे ऊपर गुस्सा हो गए और बोले, तुम जानते भी हो तुम किस झोड़ की बात कर रहे हो और तुम किस जगह पर हो? इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाता या फिर सुन पाता, अचानक के पीछे से एक बुलडोजर की आवाज सुनाई देने लगी। शायद यहाँ पर कोई सड़क का काम चल रहा था और ये आवाज इतनी ज्यादा जोर की थी कि मैं थोड़ी देर के लिए कुछ सुन ही नहीं पाया और मेरे कानों में हल्का हल्का दर्द होने लगा। उस बुलडोजर के पास करीबन 2-3 लोग बैठे हुए थे। शायद वहां पर काम चल रहा था, तो मैं उन लोगों के पास गया ताकि थोड़ा पानी पी सकूं, क्योंकि इतनी दूर चलकर आने की वजह से मेरा गला पूरी तरह से सूख गया था। मैं उन लोगों के पास पहुंचा और पानी की बोतल मांगने लगा। पहले तो उन लोगों को मैंने ठीक से देखा नहीं। फिर उनमें से एक आदमी ने बोला, भाई साहब, आप अपनी बकरियों को ढूंढ रहे हो क्या? तो इस पर मैंने अपनी गर्दन को नीचे की तरफ हिलाया और हाँ में जवाब दिया। तो उस आदमी ने कहा, अभी भी यहाँ से 2 बकरी गुजरी हैं, कहीं वो आपकी तो नहीं? उस आदमी की इस बेतुकी बात पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, जो कि अभी अभी मुझे स्मरण हुआ कि कुछ देर पहले तो पापा ने मुझे फोन पर बताया था कि हमारे सारे जानवर घर आ चुके हैं। तभी मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, हमारे तो जानवर कब के घर चले गए हैं, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। और इतना बोलकर मैं वापस से पीछे मुड़ा और जंगली रास्तों से होता हुआ अपने घर की तरफ निकलने ही वाला था कि उनमें से एक आदमी ने एक बार फिर पीछे से आवाज देते हुए कहा, अरे भैया, जरा सुनो तो सही। मैंने अपनी गर्दन को पीछे घुमाया तो मैंने देखा कि वो एक पत्थर के पास खड़ा था और उस पत्थर को हटाने के लिए 3-4 जनों को अपने पास बुला रहा था। तभी मैंने सोचा कि यहाँ आकर व्यर्थ से जाने से तो अच्छा है मैं इनका ये काम करवा देता हूँ, भला इसमें मेरा क्या बिगड़ जाएगा। फिर उस पत्थर को हटाने के लिए मैं उनके पास पहुंचा और पूरी कोशिश करते हुए उस पत्थर को उठाने लगा। तो मैंने देखा कि उन सभी के हाथ पैर उस पत्थर के अंदर धंस गए। दिखने में ऐसा दृश्य था मानो किसी इंसान ने अपने पैरों को पानी के अंदर दे दिया हो। यह देखकर तो मैं पूरी तरह से चौंक गया और फिर वो बुलडोजर धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। कहीं ना कहीं बुलडोजर बहुत ही जल्द मुझे कुचलने वाला था। मैं मौके पर ही पीछे हट गया और एकदम से पीछे गिर पड़ा, लेकिन मेरी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य हुआ जिसे देखकर मैं अंदर तक झंझोर सा गया। दरअसल मेरी आंखों के सामने यह उस बुलडोजर ने उन तीनों लोगों को कुचल दिया और उनका शरीर खून की पट्टी की तरह सड़क पर जम गया। यह नजारा इतना ज्यादा खौफनाक था कि मेरे शरीर का एक एक पुर्जा डर के मारे कांप उठा। किसी का एक्सीडेंट होते जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो वो पल हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल बन जाता है, और इस नज़ारे ने तो मेरे सामने ही सब कुछ किया था। तो फिर मेरा डरना एक लाजमी सी बात थी। उसी दौरान मुझे लगा कि अब यहाँ से भागना ही मेरे लिए सही होगा, और फिर मैंने वैसा ही किया। लेकिन अब उस बुलडोजर ने मेरा भी पीछा करना शुरू कर दिया। उस बुलडोजर को मेरे पीछे पीछे देख मैं समझ चुका था कि जैसी दशा उन दोनों जनों की हुई थी, कुछ ऐसा ही तमाशा मेरे साथ भी होने वाला है। ऐसे में यहाँ से निकलना ही सही होगा। तभी मैं झटके से अपने पाँव को जंगल की तरफ मोड़ने लगा और फिर जंगल के अंदर घुस गया, क्योंकि मैं जानता था कि जंगल के अंदर उस बुलडोजर का आना नामुमकिन होगा। मेरे पेट में दर्द होने लगा और मैं अपने पेट को पकड़कर भागता रहा, लेकिन थमा नहीं। अंधेरे की इस छांव में मैं रास्ते को भूल गया था और इसी तरह गिरते पड़ते मैं रोहिणी नाम के उस भवन के पास पहुंचा, जो भवन धर्मशाला के लिए बनाया गया था, यानी कि धर्म के खातिर बनाया गया था। ये भवन जिसमें कुछ अनाथ लोग ही निवास करते हैं, पर इसमें मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा था।
अंधेरा पसरा हुआ था तो ये अंदाजा लगाना बड़ा आसान था कि इस भवन के अंदर इस समय तो कोई भी मौजूद नहीं है। मौके का लाभ उठाते हुए मैं उस भवन के अंदर घुस गया जिसके अंदर कोई भी मौजूद ही नहीं था, क्योंकि मेरी जिंदगी बचाने का मेरे पास यही एकमात्र रास्ता था। जैसे मैं उस भवन के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि भवन के अंदर सूखी लकड़ी और भी कई सारी चीजें पड़ी थी। धीरे धीरे हल्की हल्की बूंदाबांदी भी आरंभ हो गई और अब तो बाहर रहने का मतलब था कि बारिश में भीगना, और ऊपर से मेरे पीछे उन काली आत्माओं का साया पड़ा हुआ था। इस बार मैं भवन के अंदर एक कमरे के अंदर घुस गया और चुपचाप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह बहुत ही आराम के साथ एक कोने में चिपक कर बैठ गया। तभी अचानक ही मुझे किसी चीज के रेंगने की आवाज आई। मेरे पास छोटा वाला फोन था तो मैं उसकी छोटी सी लाइट से चारों तरफ देखने लगा। पहले तो मुझे कुछ भी नजर ही नहीं आया, लेकिन फिर मेरी नजर वहीं पर रेंगते हुए एक सांप पर गई तो मेरे तो होश ही उड़ गए। दरअसल काला काला वो सांप बड़ा ही डरावना लग रहा था और फिर धीरे धीरे वो मेरी तरफ बढ़ रहा था, यानी कि वो बहुत ही जल्द मुझे डसने वाला था। अब मैं एक मुसीबत से पीछा छुड़वाता तो इससे पहले ही दूसरी मुसीबत मेरे पीछे पड़ जाती। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं ज्यों का त्यों ही बैठा रहा। मैं अपनी जगह से हटा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक जानवर है और बिना छेड़े मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस कमरे के अंदर एक और दरवाजा था। शायद उस भवन के अंदर तक जाने का एक और रास्ता बना हुआ था और मैं उस रास्ते से उस भवन की गहराइयों में जाने लगा। अचानक हवा के वेग से भवन के अंदर तक पानी आने लगा। आगे एक बरामदा था और तभी उस बरामदे में किसी गाड़ी मोटर की हेडलाइट पड़ती हुई नजर आई और मुझे यकीन था कि इस हेडलाइट का स्रोत वही बुलडोजर है जो काफी समय से मेरे पीछे पड़ा है। खैर मैं अभी भी इस जगह पर खड़ा होकर अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहा था, लेकिन तभी उस भवन पर जोर जोर से वार होने लगा और ये बिल्कुल तय था कि अब जो आवाज आ रही है वो उस बुलडोजर का कहर है। शायद उस बुलडोजर का निशाना अब पूरा का पूरा भवन था। शायद वो उस भवन को गिराकर मुझे मौत के घाट उतारना चाहता था, पर मुझे उस भवन से बाहर निकलने से डर लग रहा था। भला मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ थी कि मैं कमरे से थोड़ा सा बाहर जाकर भी इस नज़ारे को देख सकूं, क्योंकि जिस बुलडोजर ने 3 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतारा था, भला उसके सामने मैं क्या चीज था। डर और खौफ के मारे मैं उस कमरे से बाहर तक नहीं निकलना चाहता था, लेकिन फिर इन हरकतों ने मुझे मजबूर कर दिया कि यहाँ से उतरकर मुझे एक बार फिर भागना पड़े। क्या पता बुलडोजर पूरे के पूरे भवन का ही विनाश कर दे और मैं नीचे दब जाऊं। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उस भवन के बरामदे में पहुंचा तो मैंने देखा कि वही बुलडोजर जो खून से लहूलुहान था मेरे सामने खड़ा था और मुझे कुचलने की फिराक में था। उस बुलडोजर के टायर मांस के टुकड़ों से भरे हुए थे। जब इंसान को उसकी मौत अपने सामने नजर आती है तो खुद पे खुद उसके कदम पीछे की तरफ हटने लगते हैं। पता नहीं जिंदगी आज कौन कौन से इम्तिहान से सामना करवाने वाली थी। उस समय मैं उस भवन के पीछे वाले दरवाजे से उस बुलडोजर को चकमा देकर फिर से भागने लगा। पता नहीं भागते भागते मैं किस जगह पर पहुंचा जहां कोई कब्रिस्तान सा बना हुआ था। सफेद रंग की छतरी बनी हुई थी और उसके नीचे एक महिला आराम कर रही थी। उस महिला को देखकर मेरे मन में एक उम्मीद जगी और मैं हल्के हल्के पैरों के साथ उस महिला के पीछे जाकर खड़ा हो गया, लेकिन अभी भी वो बहुत ही गहरी नींद में थी। शायद इस वजह से अभी तक उसकी आंखें नहीं खुली और मैं उसके बगल में ही खड़ा रहा। काफी देर बीतने के बाद भी जब उस महिला ने मुझे नहीं देखा तो मैं उसे हल्की सी आवाज देते बोला, अरे बहन जी आप ठीक तो हो ना? लेकिन उसने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और उसकी नींद टूटने का नाम भी नहीं ले रही थी। फिर उसके बाद मैंने उसके शरीर को छुआ तो मुझे एहसास हुआ कि उसकी मौत हो चुकी है। उसका शरीर अकड़ गया था और सांसें बंद हो चुकी थी। ये सब देखते ही मेरे पूरे बदन में बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी मौत के दरवाजे अब खुल गए हैं। ये जगह मैं पहली बार देख रहा था जहां पर चारों तरफ खाई बनी हुई थी।
तभी मैंने अपने पैरों को तुरंत ही पीछे मोड़ लिया और वापस से उसी रास्ते से निकलने लगा जिस रास्ते से मैं यहाँ पर पहुंचा था। लेकिन अब चारों तरफ मुझे बहुत ही गहरी खाई दिख रही थी और यहाँ से निकलने के सारे दरवाजे अब बंद हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। इस समय तक मैं पूरा इरिटेट हो गया था और जैसे ही मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ा तो मैंने देखा कि ये वही महिला थी जो उस छतरी के नीचे लेटी हुई थी। और इस महिला को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसने हल्के से स्वर में कहा, आप बड़े टेंशन में लग रहे हैं। पहले तो मैं उससे घबराता रहा, लेकिन उसके बात करने के अंदाज ने मुझे थोड़ा नॉर्मल सा कर दिया। पहले मैंने उस महिला से उसके बारे में ज्यादा जानकारी निकालना सही नहीं समझा और बाद में मैं उसके बताए अनुसार उसके पीछे पीछे जहां वो रहती थी उसी तरफ ही चल दिया। कहते हैं खामोशी के पीछे कुछ बड़ी चीज छुपी होती है। मुझे डर था कि कहीं मैं खतरे में ना फंस जाऊं और मेरा ये डर कुछ पल के बाद एक हकीकत का ख्वाब बन गया, क्योंकि उस महिला के पीछे जाते वक्त मैंने कुछ ऐसी चीजों को देखा जिन्होंने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से हैरान कर दिया। और सबसे पहले उस महिला ने कब्रिस्तान की मिट्टी में अपने हाथ फेर लिए और ये देखकर मैं अंदर तक कांप गया। फिर उस महिला ने मुझे अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया और मैंने तत्काल ऐसा ही किया। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद मुझे एक पुराना मकान दिखाई दिया। उस मकान के बगल में एक काली बिल्ली नजर आ रही थी जो शायद रस्सी से बंधी हुई थी। एक बिल्ली को रस्सी से बंधा हुआ देखकर मुझे बहुत ज्यादा अचंभित कर रहा था। भला एक बिल्ली किसी रस्सी से कैसे बन सकती है, यही बात मैं समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं उस महिला के पीछे पीछे चलता रहा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यही मेरी जिंदगी बचा सकती है। जैसे ही हम दोनों उस मकान के पास पहुंचे तो मैंने देखा कि उस मकान की खिड़की से कोई झांकते हुए देख रहा है। पहले तो मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन जब मेरी नज़र उस मकान के सबसे ऊपर वाली खिड़की पर गई तो सर कटा हुआ एक आदमी मुझे उस खिड़की के अंदर से नजर आया और उसको देखते मुझे आभास हो गया कि मैं खतरों के झुंड में खुद फंसता जा रहा हूँ। इस बीच वो बुलडोजर अचानक ही वहां पर पहुंच गया और उस बुलडोजर के ऊपर से एक आदमी नीचे उतरा और उस आदमी को देखते उस महिला ने कहा, अब ये शिकार मेरा है। इतना सुनते मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस औरत का घूंघट उसके चेहरे से हट चुका था। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, मानो कुचल दिया गया हो। वो देखने मात्र से इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि मैं पीछे हट गया और दोबारा हर बार की तरह चकमा देकर निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी मेरे पैर किसी चीज से अटक गए। और अब की बार जब मैंने अपने पैरों की तरफ ध्यान दिया तो मैंने देखा कि उस जमीन के अंदर से डरावने हाथ उखड़ रहे थे, जिन्होंने मेरे पैरों को एकदम से पकड़ लिया था। और उसके बाद उस घर के अंदर से सफेद सफेद परछाइयां बाहर निकलने लगी। देखते देखते मेरी आंखों के सामने भूतों का एक पूरा का पूरा झुंड वहां पर प्रकट हो गया। और उन सब के अंदर एक बात नॉर्मल थी कि उन सभी की नजर मेरी गर्दन पर टिकी हुई थी, यानी कि वो मेरी गर्दन उखाड़ने वाले थे, जो मेरी मौत की तरफ इशारा कर रहा था। मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में मैंने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इतने में जंगल के अंदर से अचानक ही अजीब सी आवाज आई, मानो कुछ लोग आपस में बतलाते हुए इस जंगल के अगल बगल में घूम रहे हैं। और तभी जंगल के बाहर से किसी की एंट्री हुई। ठीक से देखने पर पता चला कि ये मेरे पापा थे, जो काफी मशक्कत करने के बाद यहाँ पहुंचे थे। पापा को अपनी आंखों के सामने देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराने लगा, क्योंकि मेरी जिंदगी बचाने का दर्पण मेरी आंखों के सामने था। पापा के साथ करीबन 17 लोग और भी थे। सभी ने एकजुट होकर मेरी जान बचाई। पर जैसे वो सभी वहां पर पहुंचे तो उस बुलडोजर के साथ साथ वो सारे भूत अचानक से गायब हो गए। लेकिन मेरे पापा उन भूतों को नहीं देख सके। किसी तरह हकलाते हुए पापा को सारी बातें बताने लगा। और फिर मुझे पता चला कि कुछ दिन पहले यहाँ पर सड़क का काम चल रहा था और उस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। कहते हैं जब तक इस सड़क पर काम चलने की कोशिश होती है तब तक एक महिला लोगों को नजर आती है और फिर वो महिला सभी लोगों को खत्म कर देती है। कहते हैं वो महिला एक चुड़ैल है और उसके आतंक से इस सड़क का काम चलना अब धीरे धीरे बंद होने लगा है।
लोग इस सड़क पर काम करने से कतराते हैं। कहते हैं इस सड़क की एक पुरानी कथा है। जब पहली बार इस सड़क का निर्माण हुआ था तब यहाँ एक कब्रिस्तान हुआ करता था। सरकार ने कब्रिस्तान को ही दफना दिया। जैसे हम इंसान को उसके परिवार से अलग करते हैं, वैसे ही भूतों का विखंडन हो गया। अब वास्तविकता क्या है और काल्पनिक, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन असलियत से रूबरू होने के लिए इतना काफी होता है कि सच में इस दुनिया में पैरानॉर्मल एक्टिविटी का भी एक नाम मौजूद है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं